हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 जिसका पहला प्रश्न है सत्य असत्य पर आधारित। जिसमें आपको 3 कथन दिए हुए हैं और इसमें आपको देखना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। और अपने मतलब आप सत्य बताते हो तो उसका कारण बताना है, असत्य का भी कारण बताना है, उत्तर का कारण भी बताना है। ठीक है। तो पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी आती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, सभी प्रकार की संख्याएं आती है। तो जो अपरिमेय संख्या है वो किसमें आ जाएगी? वास्तविक संख्याओं में आ जाएगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य है ना। बोला है ना इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कारण बताएंगे हम। क्योंकि वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से बनी होती है ना। जो वास्तविक संख्या वो किससे बनी है? वे बनी है परिमेय और अपरिमेय से। तो वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या तो आ ही जाएगी, है ना। ठीक है। दूसरा कथन है सत संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसमें पूछा गया कि संख्या रेखा पर हम जितनी भी संख्याएं हम दर्शाते हैं, क्या सभी संख्याएं, इसमें बोला है कि सभी संख्याएं वर्गमूल m के रूप में होती है। तो क्या संख्या रेखा पर दर्शाई गई सभी संख्याएं वर्गमूल के रूप में ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। संख्या रेखा पर तो हम सभी संख्या दर्शा सकते हैं, वर्गमूल वाली संख्याएं भी और बिना वर्गमूल वाली संख्याएं भी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होता है? संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का समूह होता है, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं का समूह होता है। ठीक है। अब तीसरा कथन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। ये है अपोजिट, ये है उल्टा पहले का। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, मतलब हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय ही होती है। तो ये तो असत्य है, क्योंकि हर मतलब वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। इसमें तो बोला है, इसमें बोला गया है कि वास्तविक संख्या सिर्फ क्या होगी? अपरिमेय होगी। लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। कारण बताएंगे हम। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह है। ठीक है। ये हो गया प्रश्न पहला। अब हम देखेंगे इसी का प्रश्न दूसरा। ठीक है। ये प्रश्न पहला हो गया जो कि सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न था। और यदि आपको बेसिक संख्याओं का ज्ञान है तो ये आप आसानी से कर लोगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनका ज्ञान है आपको, तो आप ये सत्य असत्य आसानी से कर सकते हो। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अबे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा इसमें बोला गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक जो एक परिमेय संख्या
है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया आपको? इसमें बोला गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, मतलब जितनी भी संख्याएं हम वर्गमूल में लिखते हैं, क्या सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या ही है? जैसे हम लिखते हैं वर्गमूल एक, वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन, वर्गमूल चार, वर्गमूल पांच, है ना? जितनी भी संख्याएं, हम जितने भी धनात्मक पूर्णांक हम वर्गमूल में लिखते हैं, क्या सभी अपरिमेय ही है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं जिनको हम वर्गमूल में लिखते हैं, क्या सभी अपरिमेय ही है? तो देखते हैं क्या ये संख्या सभी अपरिमेय ही है? वर्गमूल एक का मान होता है एक, वर्गमूल दो ही रहेगा, तीन भी बाहर नहीं निकलता है वर्गमूल के, चार का आ जाता है दो बाहर, और वर्गमूल पांच सेम रहेगा। तो अब हम देखते हैं वर्गमूल एक जो था वो वर्गमूल के बाहर आ गया एक, तो ये एक, तो एक के बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? तो एक क्या है, एक परिमेय संख्या। वैसे ही चार का वर्गमूल के बाहर दो निकल जाता है, तो दो क्या है, दो एक परिमेय संख्या है ना? इसका मतलब क्या, जितने भी वर्गमूल वाली संख्या है सभी अपरिमेय नहीं होगी, कुछ संख्या इसमें से अपरिमेय होगी, कुछ परिमेय होगी। जैसे परिमेय संख्या क्या होगी, एक हो गई क्योंकि एक वर्गमूल के बाहर आ गया। परिमेय संख्या चार, वर्गमूल चार एक परिमेय संख्या क्योंकि चार का दो बाहर आ जा रहा है। लेकिन वर्गमूल दो, वर्गमूल तीन और वर्गमूल पांच क्या है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या ही है क्योंकि ये वर्गमूल के बाहर नहीं आ रही है। जो संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाती है वो क्या होगी, परिमेय संख्या है। जो वर्गमूल के बाहर नहीं आती वे संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं नहीं, है ना? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते हैं, नहीं, है ना? और यहाँ उदाहरण दे देंगे हम यहाँ। उदाहरण हमें देना था एक ऐसी संख्या का जो वर्गमूल, एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना था जो कि क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ उदाहरण दे देते वर्गमूल चार, जिसका मान है दो। और ये क्या है, ये संख्या है, ये परिमेय संख्या। वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर चार है, लेकिन चार का दो निकल जा रहा है बाहर, और दो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये वर्गमूल वाले धनात्मक पूर्णांक का एक उदाहरण हो गया जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखेंगे प्रश्न तीसरा, जिसमें हमारे पास वर्गमूल पांच दिया गया है, और वर्गमूल पांच को हमें दर्शाना है संख्या रेखा पर। वर्गमूल पांच को हमें दर्शाना है किस पर, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। हमें दर्शाना है वर्गमूल पांच, प्रश्न तीसरा है ना। वर्गमूल पांच को दर्शाना है किस पर, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर दर्शाना है हमें। तो वर्गमूल वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम एक प्रमेय का यूज करते हैं, एक प्रमेय का उपयोग करते हैं, है ना? प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं कि जो वर्गमूल वाली संख्या हमें प्रश्न में दी है वो क्या है, एक कर्ण है। एक जैसे त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं होती है। एक तो कर्ण, आधार और लंब, ये तीन भुजाएं होती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो वर्गमूल वाली संख्या हमें प्रश्न में दी गई है वो क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो वर्गमूल पांच हमारे पास क्या है, एक कर्ण है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि लंब और आधार का मान हम क्या रखें, लंब और आधार का मान हम क्या रखें कि कर्ण क्या बन जाए, वर्गमूल पांच बन जाए। कर्ण क्या बन जाए, वर्गमूल पांच बन जाए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि लंब बराबरी से मान लेते हैं, लंब बराबरी से मान लेते हैं हम एक, और आधार बराबरी से क्या मान लेते हैं, दो, है ना? देखते हैं क्या करना, इन दोनों से पांच आ पाता है ना? लंब और आधार, जैसे लंब को आपने एक माना तो लंब को दो मान सकते थे, आधार को एक मान सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण कर्ण का वर्ग सेम लिखते हैं। लंब क्या हमारे पास, लंब एक है तो एक का वर्ग धन आधार कितना है, दो, तो दो का वर्ग आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग
बराबरी से 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबरी से 1 धन 4 कितना होगा 5। यहाँ से वर्ग कर्ण से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा वर्गमूल 5। इसका मतलब क्या है कि जब हम लंब को 1 और आधार को 2 रखते हैं तो हमारे पास कर्ण कितना बनता है, कर्ण वर्गमूल 5 बनता है। इसलिए हमने जो मान ली ये सही मान है। ठीक है, अब इसके लिए हम बनाएंगे एक संख्या रेखा। ठीक है, ये जो हमने मान लिए ये सिद्ध हो गई कि ये मान हमारे पास सही है, क्योंकि हमने जब 1 और 2 लंब और आधार लिया तो कर्ण कितना बन गया वर्गमूल 5, और वर्गमूल 5 को हमने क्या माना था, कर्ण माना था। अब हम बनाएंगे संख्या रेखा। ठीक है, हमने संख्या रेखा बना दी, इस पर नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ ऋणात्मक संख्या आती है बाई तरफ, है ना। अब यहाँ पर हम दर्शाएंगे, देख हमारे पास क्या है, आधार आधार 2 है तो यहाँ हम आधार 2 दर्शा देंगे। पहले तो हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है वर्गमूल 5, लंब है 1 और आधार क्या है, आधार 2 है। तो सबसे पहले आधार को दर्शाएंगे, तो आधार हो जाएगा 0 से 2, ये हो गया आधार हमारे पास। ठीक है, और लंब कितना है 1 है, तो यहाँ पर 2 पर हम एक लंब बनाएंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 का, है ना, 1 सेंटीमीटर जो भी इसकी इकाई रहेगी। ठीक है, और इसको मिला देंगे हम 0 से, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बिंदु ओ ए, और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ओबी को त्रिज्या मानकर सबसे पहले हमने क्या किया, आधार को दर्शा दिया, फिर लंब 1 था तो इस पर एक लंब बना दिया और इन दोनों को मिला दिया। अब हम ओबी को त्रिज्या लेकर डिवाइडर से एक ऐसी चाप लगाएंगे, एक ऐसी जब हम चाप लगाएंगे तो ये चाप संख्या रेखा को काटेगी, है ना। यहाँ पर हम डिवाइडर लेकर एक ऐसी चाप लगाएंगे, त्रिज्या क्या लेना है, ओबी, ओबी त्रिज्या लेकर हम एक ऐसी हम चाप लगाएंगे, तो ये चाप संख्या रेखा कहीं पर संख्या रेखा को काटेगी, है ना। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं सी। तो जो ओ सी रहेगा, ओ से लेके सी तक की जो दूरी रहेगी यही रहेगी हमारे पास डिस्टेंस, क्या, वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 क्या है, ओसी, ओसी का मान क्या है, वर्गमूल 5। ठीक है, क्या करना होता है आपको, वर्गमूल वाली संख्या को जब संख्या रेखा पर दर्शाना हो, जो भी संख्या दी है वर्गमूल वाली संख्या उसे कर्ण मान लीजिए, पहले कर्ण मान लेना है। फिर हमको ऐसा लंब और आधार का मान ऐसा मानना है जिससे कि कर्ण आ जाए। तो यहाँ वर्गमूल 5 कर्ण लाने के लिए लंब 1 और आधार 2 माना, जिससे कि कर्ण आ गया था 5, तो ये सिद्ध हो गया। फिर इन तीनों मानों की सहायता से हमने वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।